लीजिए, स्वीकार किया, सुनिए, अरे यहाँ स्वीकार किया, सुनिए, एक बार स्वीकार किया, एक बार कन्हैया को पूरी 10 मिनट तक बोलने दीजिए। हम भी सवाल आपके तरफ से पूछेंगे, मैं ध्यान से सुन रहा हूं, आप लोग भी सवाल पूछिएगा। एक बार बोलने दीजिए उनको। मैं देख रहा हूं कि इसमें वो क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ गए हैं उनके बोलने के बाद। मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं पहले सुन लूं उनकी बात। तो आप पहले ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, सारे सवाल को नोट कीजिए, पॉइंटेड फिर सवाल इनको कीजिए। ठीक है, कन्हैया बोलिए। जी, तो सर पहले तो समझने की जरूरत है कि नेचर ऑफ बिजनेस, सारा पैरा बैंकिंग का नेचर क्या है। नेचर तो यही है ना कि अगर कोई इन्वेस्टर हमारे पास आता है और बोलता है कि हमारा ये सर्टिफिकेट आप रख लीजिए, हमको नया वाला इन्वेस्टमेंट में अगर डालना है, हमको रिन्यू कराना, तो हुआ। लेकिन किसी भी कस्टमर के मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हुआ। री इन्वेस्टमेंट या रिन्यूअल होता है तो आप कस्टमर के इंटरेस्ट से ही होता है, बिना इंटरेस्ट का नहीं होता है। तो यहां ये कह देना कि सहारा श्री ने 23,500 करोड़ कन्वर्जन करा दिया था, जिसकी वजह से सहारा से भी केस बढ़ती गई और सेबी को कोई कस्टमर नहीं मिला, इसलिए सेबी पेमेंट नहीं कर पाई है। तो मेरा ऑब्जेक्शन वहां पर है कि अगर मान लेते हैं कि कन्वर्जन भी हुआ, आपके हिसाब से कन्वर्जन भी हुआ, तो कन्वर्जन की डेट को देख लीजिए और बैलेंस शीट का डेट देख लीजिए। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि 23 अप्रैल 2012 तक कन्वर्जन हुआ? कोई सर्टिफिकेट ऐसा है 23 अप्रैल 2012 तक का जो क्यू शॉप का है? क्यू शॉप का सर्टिफिकेट दिखाया जाए अप्रैल महीने का 30/4/2012 तक, जो हमारा बैलेंस शीट है। इसलिए कह रहे हैं कि समझने की जरूरत है। समझिए, हमारे जो पैरा बैंकिंग में जो ऑप्शन थे, जो पैरा बैंकिंग चल रहे थे, उसमें स्पेशल स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उसको आप सहारा से भी केस को इफेक्ट मत करिए। सहारा 12 साल से केस लड़ रहा, 12 साल से केस लड़ रहा है इसको जीतने के लिए। आप लोग उसको इफेक्ट कर, आप बताइए अप्रैल महीने का कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्यों दिखाया जाए? मैं आपके मन से बोलता हूं सर, पाठक साहब, दिखाया जाए। चतुर्वेदी साहब को बोलिए दिखाए। ओके, अब आप रुकिए। नहीं, आपने अभी नेचर, नहीं एक मिनट रुकिए। सतीश जी आप बोलिएगा, सतीश जी बोलिएगा। मैं आपके नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में आपने सवाल उठाया, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। अब आप सतीश जी, आपका अभी अनम्यूट है, आप रुक जाइए थोड़ा सा। आपने कहा कि 2010 के पहले बहुत शानदार ऑपरेशन चल रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कन्हैया जी, पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। 2010 के पहले जो लोग पैसा आपको देते थे, तो उस पैसे को आप बाजार में कहां निवेश करते थे और क्या आपको रिटर्न मिलता था जो आप मैच्योरिटी पूरा होने पर लोगों का पैसा वापस करते थे? कहां कहां निवेश होता था आपका? सर, सहारा इंडिया परिवार का शुरू से ही जो बिजनेस मॉड्यूल है, वो 100 में से 25% जो है सोशल एक्टिविटी में लगाती थी। 100 में से 25 प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट शेयरिंग 100 में से 25% वहां जाता था। 35% जो है वो अपने कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता के ऊपर या ऑफिस के लिए या हमारा जो अदर एक्सपेंशन होता था उसमें लगाती थी। बाकी रहे 40% ये इन्वेस्टमेंट किए जाते करेंगे। एक मिनट रुकिए, वो हमको मालूम है, मेरा आप ज्ञान वर्धन करिएगा। हो सकता है कि मैं इस मामले में अज्ञानी हूं। जो पैसा आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से सहारा कलेक्ट करती थी, निवेश लेती थी, उस पैसे में से जहां तक मेरी जानकारी है 80% पैसे जो हैं वो आरबीआई के ही पास जाते थे। आरबीआई के माध्यम से सरकारी फंड में ही होता था, चाहे वो एलआईसी में चले जाए, यूटीआई में चले जाए, जहां चले जाना हो। 20% पैसे जो आपको मिलते थे, उससे आपको यह कहा जाता था कि आप अपना ऑपरेशन कैसे चलाएंगे। उस 20% वो प्रॉफिट नहीं था, वो प्रॉफिट नहीं है आपका। वो जो कलेक्शन आया है पैसा, उसमें से 20% पैसे में से, चूंकि 20% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था। अगर मान लीजिए कि हजारों करोड़ रुपए का कलेक्शन हो रहा है, तो उसमें से 20% है तो सैकड़ों करोड़ रुपए का आपके पास पैसा आ जाता है।
उससे आप अपना ऑपरेशन चलाते हैं, मतलब ऑफिस चलाते हैं, स्टाफ को पैसा देते हैं, एजेंट को पैसा देते हैं, और इस तरह से आपका कारोबार चल रहा था। लेकिन जब 2007-8 में आरबीआई ने आपको कहा कि नहीं साहब, इसमें हमको कुछ गड़बड़ी दिख रही है, आप इस पैसे को, जो अभी तक आपने पैसा लिया था उसका ब्यौरा दिया 73,000 करोड़ रुपया, उसको आप इंटरेस्ट के साथ उसका एक डेडलाइन दिया, 2015 तक आपको वापस करना है। अब यहां से जो खेल शुरू हुआ, इसका मतलब है, और उसके बाद फिर सहारा ने कहा कि साहब ठीक है, मैं पैसा वापस कर दूंगा, ये पैसा तो मेरा आप ही के पास है। और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को एक प्रकार से कहा कि आप वो पैसा मुझे दे दीजिए, हम दे देंगे। और जो बहुत ज्यादा पैसे थे वो सरकार के ही पास थे, आरबीआई, यूटीआई, आप जिस किसी में कह लें, जिस मद में भी जमा हो। फिर सरकार ने पैसा दिया कि नहीं दिया, गॉड नोज। लेकिन सरकार ने, सहारा ने कहा कि ठीक है, जैसे जैसे आप मुझे पैसा देंगे मैं वापस कर दूंगा। अब मैं यही जानना चाहता हूं कि 2010 के बाद ये नया तिकड़म शुरू हो गया, ये रियल एस्टेट का मामला आ गया, फिर रियल एस्टेट में भी आप पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उसके बाद आप चले गए सेबी के पास। सेबी आपके पास तो आई नहीं थी, आप गए थे सेबी के पास। सेबी आपके पास आप गए आईपीओ लाने के लिए। आईपीओ लाने के लिए जब सेबी ने आपसे कागजात मांगे, उस वक्त सेबी ने पकड़ा, करे ये क्या चल रहा है, ये क्या गड़बड़ी चल रही है। तब आपको सेबी ने पॉइंट आउट किया कि ये गलती है, आप उसको दुरुस्त कीजिए, इस पर आप आईपीओ नहीं ला सकते हैं। अब उस पर फिर सहारा ने कहा कि नहीं, आपका परव्यू ही नहीं है, हम तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत काम कर रहे हैं, हम क्रेडिट सोसाइटी के तहत काम कर रहे हैं, ये आप देख ही नहीं सकते हैं, हम तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत काम कर रहे हैं। फिर यहां से मामला चला और फिर कोर्ट ने बाद में जाकर के कंफर्म कर दिया कि नहीं, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जो कुछ भी आपका ऑपरेशन चल रहा है उसकी तहकीकात करने की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी सेबी की है। अब यहां से मामला बदला है। अब यही हम कह रहे हैं कि जब इसका मतलब है कि सहारा इसके पहले जो कार्य कर रही थी उसकी गड़बड़ियों को ठीक करने के बजाय बार बार गलती करती चली गई। और आप जो ये कह रहे हैं कि सहारा ने कहा